हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फ्रांस की क्रांति का एक चरण देख लिया था और अब जो बाकी के हिस्से बच गए थे फ्रांस की क्रांति के, उसे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं विक्रांत कुमार, नमस्कार। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। क्रांति का घटनाक्रम। सन 1789 ईस्वी में लुई 16वां को धन की आवश्यकता हुई। इसके लिए 5 मई सन 1789 ईस्वी को उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। वही स्टेट्स जनरल जिसकी बात उससे पहले लुई 14वां से ही कोई नहीं मानता था। इसमें प्रथम एवं द्वितीय स्टेट्स के क्रमशः 300 प्रतिनिधि एवं तृतीय स्टेट्स के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तृतीय स्टेट्स ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार मांगा। यह राजा द्वारा अस्वीकृत हो गया। तभी तृतीय स्टेट्स के सभी प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर निकल गए। यानी जहाँ पे वो बैठक रखा गया था, उस बैठक का विरोध जताते हुए वहाँ से बायकॉट कर गए, वहाँ से बाहर निकल गए। 20 जून को जब वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए, तब उन्होंने देखा कि जिस हॉल में उसका अधिवेशन होने वाला था वहाँ शाही अंगरक्षकों का पहरा था। अतः सभी तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। वही टेनिस कोर्ट जिसका यहाँ पर फोटो आप देख पा रहे हैं। इन्होंने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया तथा यह शपथ ली कि राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता, यह सभा भंग नहीं होगी। यानी यह सभा यूं ही चलती रहेगी। यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई। 1789 में जब लुई 16वां को धन का आवश्यकता पड़ा तो उन्होंने एक आडंबर रचा, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स वाला का बैठक बुलाया, स्टेट जनरल का बैठक बुलाया, जिसमें फर्स्ट सेकंड वाला स्टेट जो है उसके 300 प्रतिनिधि भाग लिए थे, जबकि थर्ड स्टेट वाला जो है उसके 600 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। लेकिन तृतीय स्टेट्स वाला जो है लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर मत देने का अधिकार मांगने लगा। यह बात राजा को स्वीकार नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग बाहर भी निकले, दोबारा टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने अपना उस ग्रुप का एक असेंबली तैयार किया जिसका नाम रखा नेशनल असेंबली। यह शपथ लिया कि राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता, यह सभा यानी कि ये जो नेशनल असेंबली है ये यूं ही बरकरार रहेगा। राजा द्वारा इसे भंग कर सदस्यों को बंदी बनाने की अफवाह उठी। मतलब एक र्यूमर फैला कि राजा जो है इस नेशनल असेंबली को भंग कर लेगा और इसके जो भी सदस्य हैं उसको बंदी बना लिया जाएगा। तभी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा हुए। उन लोगों का नेतृत्व जो है, यहाँ पर 2 लीडर का नाम है, जिसका नाम है मिराबियो और ओबेसियो, ये कर रहे थे। यद्यपि मिराबियो सामंत परिवार का था, फिर भी वह सामंतों के विशेषाधिकार को समाप्त करने का पक्षधर था। उसका मानना था कि सामंतों को जितना विशेषाधिकार मिला है उतना विशेषाधिकार सिर्फ सामंतों को ही नहीं मिलना चाहिए। बीच में आप एक फोटोग्राफ देख रहे हैं बेस्टिल का पतन, जिसके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। 14 जुलाई सन 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बेस्टिल को घेर लिया। यही बेस्टिल, और बेस्टिल का दुर्ग जो है राजतंत्र की निरंकुशता का प्रतीक था। यानी राजतंत्र जो है कितना निरंकुश है, यह बेस्टिल का दुर्ग देखकर पता चलता था। और 4 घंटा डेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़ने एवं बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए क्रांतिकारी सब। अब बेस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। फ्रांस में 14 जुलाई ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वही 14 जुलाई है यह डेट जब बेस्टिल में वहाँ के कारागृह को तोड़कर उसमें जो बंदी थे उसको स्वतंत्र कराए थे क्रांतिकारियों ने। इसीलिए फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई सन 1789 के बाद लुई 16वां नाम मात्र के लिए राजा बना रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। यानी इस क्रांति के बाद लुई 16वां जो है
वह नाम मात्र का राजा रह गया और नेशनल असेंबली जो कि क्रांतिकारियों ने टेनिस कोर्ट में बनाई थी, यही जो है अधिनियम बनाने लगी। इस सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया। मानव और नागरिकों के अधिकार, दैट मीन्स द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने और अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने के अधिकार को मान्यता मिली। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई, यानी कि लोगों को तो स्वतंत्रता मिली ही मिली, अभी तक जो प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता नहीं थी उसे भी मानी गई। अब राज्य किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता था तथा मुआवजा दिए बिना उसके ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। पहले क्या था, राज्य को जब मर्जी होता था किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा के उठा सकता था और बिना मुआवजा दिए किसी का भी ज़मीन ले सकता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था जो भी ज़मीन है वह राज्य का है। मध्यम वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण निश्चय वे थे जिसके अनुसार कर का भार सभी वर्गों पर समान रूप से डालने का निश्चय किया गया और सभी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। शुरू में हम लोग देखे थे कि फ्रांस का समाज जो है 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि फर्स्ट और सेकेंड वाला जो है किसी प्रकार का कर नहीं देता था। कर देने का कार्य सिर्फ थर्ड स्टेट्स वाला करता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे कर समान रूप से सभी वर्गों पर समान रूप से डालने का निश्चय किया गया। फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए यह क्रांतिकारी घोषणा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया, जिसमें कि हम लोग देखे थे अमेरिका में हुआ था मॉन्टेस्क्यू वाला शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, वही वाला है, उसको फ्रांस ही अपनाया। इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। बगल में यहाँ एक्चुअली में एक फोटो देख रहे होंगे मानव और नागरिकों के अधिकार से संबंधित। यद्यपि लुई 16वां ने नए संविधान को मान लिया, परंतु मिराबियो की मृत्यु के पश्चात देश में अहिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हो गई। यहाँ पर हम देखे थे 2 नेता था, एक मिराबियो और दूसरा ओबेसियो, जिसमें कि मिराबियो की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह शुरू हो गई पूरे देश में, और विदेशों में भी कुलीन वर्गों के द्वारा संविधान का विरोध किया गया। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया, पर्सा तथा सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ी। उस समय सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं मिला था। नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। उपरोक्त बातें आलोचना का विषय बन गया था। आलोचकों में प्रमुख जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर आदि करने वाले थे। यहाँ पे ये जो क्लब है जैकोबिन क्लब, एक्चुअली में जैकोबिन क्लब से संबंधित भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं समय समय पे। जैकोबिन क्लब एक क्लब था क्रांतिकारियों का, जिसमें कि छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर, दिहाड़ी मजदूर करने वाले ये सभी के सभी शामिल थे। जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब नाम पर रखा गया था, जिसका नाम मैक्समिलियन रॉबर्सपियर था। जैकोबिन क्लब है पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया था। इसके नेता जो थे मैक्समिलियन रॉबर्सपियर थे। जैकोबिन क्लब के नेता मैक्समिलियन रॉबर्सपियर। हम लोग फ्रांस का स्थिति देखें तो उस समय जो है ऐसा कहा जाता है आतंक का राज्य था। रॉबर्सपियर वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे, अतः खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर उसने हिंसक विद्रोह की शुरुआत की थी। हम लोग जो देखे मिराबियो की मृत्यु के पश्चात जो हिंसक विद्रोह हुआ, तो उसमें जो है रॉबर्सपियर इनका भी हाथ था। इन्होंने हिंसक विद्रोह की शुरुआत की और आतंक का राज्य स्थापित किया। 14 महीनों में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। रॉबर्सपियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था।
21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार देकर, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो, चुनाव कराया गया। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया तथा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। बोला राजा होगा ही नहीं। और देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां पर मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। किसको? लुई 16वां को। ये डेट याद रखिएगा, 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बाद में उसकी जो वाइफ थी मेरी अंतोइनेट, उसको भी फांसी दे दी गई। यानी दोनों जो फ्रांस के निरंकुश शासक थे, दोनों के दोनों चले गए। और रॉबर्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज्य अक्टूबर 1793 में उत्कर्ष पर था। जनवरी में 21 जनवरी को फांसी दिया गया, तो कुछ महीने बाद जो है अक्टूबर 1793 में रॉबर्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज एकदम शिखर पे था। कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। कानूनों का संकलन कराया गया। उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा समाप्त की गई। प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकार बनाने की प्रथा को भी समाप्त किया गया। राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। यानी पूरे फ्रांस में एक नए प्रकार का कैलेंडर लागू किया गया। कब किया गया? तो 22 सितंबर 1792 को। इन सभी को रॉबर्सपियर ने सर्वोच्च सत्ता की प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया, परंतु ये अस्थायी सिद्ध हुए। यानी उनका जो ये आतंक का राज्य था या उन्होंने जो कुछ भी किया, ये अस्थायी साबित हुई। उनकी हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से विशेष न्यायालय ने 1794 में उसे मृत्यु दंड दिया। अब चूंकि रॉबर्सपियर जो है हिंसात्मक रवैया अपनाए हुए थे, तो जिस वजह से जो विशेष न्यायालय था वहाँ पे उन्होंने 1794 में यानी 1 वर्ष बाद 21 जनवरी 93 को जो है इनको फांसी मिली और जुलाई 1794 में जो है रॉबर्सपियर को भी मृत्युदंड दिया गया। उसके बाद सन 1795 ईस्वी में नया संविधान बनाया गया, जिसने फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की। आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर अपनी विधि संहिता लागू किया। उसके सुधार कार्यों ने तत्कालीन फ्रांस की उत्थान में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। यानी रॉबर्सपियर के बाद हम लोग देखेंगे कि एक और जो महान फ्रांसीसी थे नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने कैसे अपने देश के उत्थान में अहम योगदान दिए। अब हम लोग बात करते हैं क्रांति के परिणाम के बारे में। ये जो क्रांति हुआ 1789 ईस्वी में, फ्रांस की क्रांति, उसके विभिन्न कारण थे और क्रांति की रूपरेखा भी देखा हम लोगों ने कि कैसे क्रांति हुई। अब बात करते हैं परिणाम के बारे में। जो क्रांति हुई उससे क्या क्या बदलाव हुए। तो सबसे पहला बदलाव हम लोग देखते हैं पुरातन व्यवस्था का अंत। यानी फ्रांस की क्रांति ने वहाँ की पुरातन व्यवस्था जो एंशिएंट रिजिम था को समाप्त कर आधुनिक युग को जन्म दिया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को प्रोत्साहन मिला। यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सामंतवाद का अंत हो गया। सबसे पहला परिणाम है पुरातन व्यवस्था का अंत। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस क्रांति ने राज्य को धर्म से अलग कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। धार्मिक क्षेत्र में बुद्धिवाद का उदय हुआ और जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया पूरे फ्रांस को। अगला परिणाम के बारे में बात करेंगे, जो कि है जनतंत्र की स्थापना। फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत को समाप्त कर दिया और जनतंत्र की स्थापना की, यानी राजतंत्र खत्म। व्यक्ति की महत्ता, ये भी एक परिणाम है। यानी फ्रांस में के नेशनल असेंबली ने पहली बार व्यक्ति की महत्ता पर बल दिया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा की गई, जो कि पहले अनदेखा किया जाता था, नागरिकों का ध्यान नहीं रखा जाता था, अब उसका ध्यान रखा गया है। समाजवाद का प्रारंभ। फ्रांस की क्रांति ने समाजवादी प्रवृत्तियों को भी बल दिया।
जैकोबिन्स ने सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा की एवं अमीरों की जगह गरीबों का पक्ष लिया। उनके राजनीतिक अधिकारों की घोषणा भी की गई। हम लोग इसमें देखते हैं कि जैकोबिन्स क्लब, वही इसका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की भी घोषणा की, अमीरों की जगह जो है गरीबों का पक्ष लिया। ये सब अच्छी चीज़ें हैं जो फ्रांस की क्रांति के बाद निकलकर सामने आई। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रांस की क्रांति का परिणाम के बारे में, तो वह है वाणिज्यवाद में वृद्धि, वाणिज्यवाद व्यापार में वृद्धि। क्रांति के फलस्वरूप गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों पर से हटा दिए गए। यानी जो प्रतिबंध व्यापारियों पर क्रांति से पूर्व लगे हुए थे उनको हटा दिया गया, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का विकास हुआ। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में व्यापार के क्षेत्र में फ्रांस इंग्लैंड के बाद द्वितीय स्थान पर था। अगले परिणाम के बारे में बात करेंगे, वो है दास प्रथा का उन्मूलन। इस क्रांति ने फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किया। सन 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया। यद्यपि आगे चलकर इसे नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सन 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। हम लोग देखते हैं यहाँ पे दास प्रथा, इसको समाप्त करने का कानून जो है 1794 ईस्वी में बना था। बनाने वाला कौन था? तो कन्वेंशन, वही जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट के बाद जीता गया प्रतिनिधियों का समूह कन्वेंशन, उन्होंने दास प्रथा के कानून को 1794 ईस्वी में ख़त्म कर दिया। और 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से जो फ्रांसीसी उपनिवेश है उस वहाँ से दास प्रथा को पूरी तरह से उन्मूल कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला परिणाम के बारे में बात करेंगे, वो है सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व। फ्रांस में अभी तक चर्च में शिक्षा का प्रबंध था, यानी शिक्षा जो है वो चर्च में दिया जाता था। अब इसकी जिम्मेवारी सरकार पर आ गई। परिणाम स्वरूप पेरिस विश्वविद्यालय तथा कई शिक्षण संस्थान एवं शोध संस्थान फ्रांस में खोले गए। अगले परिणाम के बारे में बात करेंगे, जो कि है राष्ट्रीय कैलेंडर हम लोगों का। फ्रांस में एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया, जिसको ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया और उनका नाम ब्रूमेयर, थर्मिडार आदि रखा गया। यानी कि वहाँ का जो महीना था उस हिसाब से उसका नाम रखा गया। अगला बात करेंगे परिणाम के बारे में, जो है महिला आंदोलन, जो कि एक इम्पोर्टेंट घटना है फ्रांस की क्रांति के बाद होने वाली घटनाओं में। फ्रांस के समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति में महिलाएं भी शामिल हुई थी। इन्होंने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नामक संस्था का गठन किया था, जिसमें ओलंप द गूज नामक नेत्री की अहम भूमिका थी। एक उसकी नेत्री थी जिसका नाम था ओलंप द गूज। इनके नेतृत्व में महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इन्होंने मांग किया कि जिस प्रकार पुरुषों को राजनीतिक अधिकार दिया गया है, ठीक उसी प्रकार महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार दिया जाए। परंतु राजनीतिक अधिकार शुरू में उन्हें नहीं मिल पाए। फ्रांस की क्रांति ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजगता का पाठ पढ़ाया, जिसके कारण आगे चलकर वर्षों तक महिला आंदोलन चलता रहा। परिणाम स्वरूप सन 1946 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने में 1946 तक का समय लग गया। फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब इटली और जर्मनी आदि देशों में पहुंचा, तब उसे वहां की जनता भी क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। उसने इस देशों के नागरिकों को राष्ट्रीयता का संदेश देने का कार्य किया। तो
फ्रांस के अलावा यूरोप के जो अन्य देश थे उस पर फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। जिसमें कि हमारा सबसे पहला यूरोपीय देश है इटली। तो इटली पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं। इटली इस समय कई भागों में बटा था। फ्रांस की इस क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य स्थापित किया। एक साथ मिलकर युद्ध करने से उसमें राष्ट्रता की भावना आई और इटली के भावी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहाँ पे इटली हम देख रहे हैं जो कि बटा हुआ राज्य था, उसको एकत्रित करने का कार्य नेपोलियन ने किया। आगे बात करेंगे हम लोग जर्मनी में फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो जर्मनी भी उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था। देखिए यहाँ पे जो नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया। इस क्रांति के स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इससे जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। यहाँ पे नेपोलियन के एक कार्य द्वारा जो कि जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, उसको 38 राज्यों में सीमित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है जर्मनी में जो हुई थी। यह फ्रांस की क्रांति के बाद जर्मनी में होने वाले प्रभाव है उसी क्रांति का। अब हम बात करेंगे पोलैंड। यह भी एक यूरोपीय राष्ट्र है। इसके बारे में बात करेंगे कि इस पर क्या प्रभाव पड़ा था फ्रांस की क्रांति का। तो फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत नेपोलियन ने पोलैंड में स्वतंत्रता की लहर फूंकी। पहले यह रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच बटा हुआ था। कौन? पोलैंड। तो पोलैंड का बंदरबांट इस तीनों राष्ट्रों में हुआ था, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। यद्यपि पोलैंड को शीघ्र आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उनमें राष्ट्रीयता का संचार इसी क्रांति ने किया, यानी फ्रांस की क्रांति ने किया। एक लंबी अवधि के प्रयास के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड का स्वतंत्र राज्य कायम हो सका। बात करेंगे इंग्लैंड पर इस क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ, जबकि इंग्लैंड की आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। फिर भी इस क्रांति का इतना अधिक असर इंग्लैंड में दिखा ही वहाँ की जनता ने भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। फलस्वरूप सन 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहाँ के जमींदारों की शक्ति को समाप्त कर दी गई। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट घटना जो कि फ्रांस की क्रांति के बाद इंग्लैंड में हुई थी, वो हुई थी 1832 ईस्वी में। वहाँ पे एक संसदीय सुधार अधिनियम, ये एक संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ था, जिसके द्वारा वहाँ के जमींदारों की शक्ति को समाप्त कर दिया गया और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। भविष्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में इस क्रांति का बहुत अधिक योगदान है। बात करेंगे क्रांति के स्वरूप का। तो फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप के संबंध के विषय में कहा जाता है कि यह पूर्ण रूप से निश्चयात्मक थी, अर्थात क्रांति की गति और दिशा वही थी जो लगभग सभी क्रांतियों की होती है। फिर भी किसी क्रांति के स्वरूप को निश्चित करने के पहले यह देखना आवश्यक होता है कि उस क्रांति के क्या कारण थे। उस क्रांति में समाज के किस वर्ग के लोगों ने मुख्य रूप से भाग लिया और उस क्रांति से किस वर्ग के लोगों को अधिक लाभ हुआ, यानी कौन सा मुख्य वर्ग था जो कि उस क्रांति में भाग लिया और कौन सा वो सेक्शन था जिसको सबसे अधिक फायदा हुआ। कई इतिहासकारों ने सन 1789 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति को एक बुर्जुआई यानी मध्यम वर्गीय क्रांति कहा है। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार मिलेंगे जो कि फ्रांस की क्रांति को मध्यम वर्गीय क्रांति कहा है। उसके अनुसार इस क्रांति ने एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की जगह दूसरे विशेषाधिकार वर्ग का शासन स्थापित कर दिया। फ्रांस में मध्यम वर्ग के पास पूंजी की कमी नहीं थी। ये यदा कदा सरकार को कर्ज देने का काम करते थे, लेकिन सत्ता में इसकी कोई भी सहभागिता नहीं थी।
यद्यपि फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, परंतु मध्यम वर्ग के असंतोष और इसी वर्ग के द्वारा जन चेतना का जागृत करना क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। यानी कि इतिहासकारों का मानना है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें मुख्य रूप से मध्यम वर्ग का ही हाथ था। हालांकि मध्यम वर्ग हमारा जो है उस समय फ्रांस में वो संपन्न था, वो सरकार को यदाकदा कर्ज भी देती थी, लेकिन शासन में उसकी भागीदारी नहीं थी। यही बात उसको खटकता था, जिस वजह से वो जन चेतना लाया, जागृत करने का काम किया, जिससे कि क्रांति का मार्ग निश्चित हो गया, एकदम अवश्यंभावी हो गया। जितने भी दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्धिक चेतना जगाई, सभी मध्यम वर्ग के थे। क्रांति के अधिकांश नेता भी मध्यम वर्ग के थे। जिन्होंने क्रांति का संचालन किया वह भी मध्यम वर्ग का ही होगा, मध्यम वर्ग का ही है। यह सच है कि मजदूर तथा किसानों ने मिलकर क्रांति को सफल बनाया, लेकिन उसके बाद भी सत्ता उसके हाथ में नहीं आई। 4 अगस्त 1789 को जब नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद की समाप्ति हुई तो उसके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों ने स्पष्ट कर दिया कि क्रांति पर बुर्जुआ वर्ग हावी हो गया था। बुर्जुआ वर्ग वही हो गया मध्यम वर्ग। इस क्रांति से मध्यम वर्ग को ही लाभ हुआ, साधारण जनता को तो मताधिकार भी नहीं दिया गया। नेशनल असेंबली ने एक कानून बनाकर मिलों में काम करने वाले मजदूरों के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का प्रयोग पादरियों तथा सामंतों के विशेषाधिकार को समाप्त करने एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के लिए था, न कि सभी के लिए। सन 1789 ईस्वी से 1815 तक शासन पर मध्यम वर्ग का ही अधिकार रहा। यही कारण था कि जैकोबिन दल ने आतंक का राज स्थापित कर सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार दिलाने का अस्थायी प्रयास किया। उसका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया, इसलिए हम कह सकते हैं अस्थायी प्रयास किया। जैकोबिन्स क्लब वाला जो है वो चाहता था कि सभी को विशेषाधिकार मिले, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, मध्यम वर्ग ने क्रांति करवाना सुनिश्चित किया तो फायदा भी मध्यम वर्ग को ही सबसे अधिक मिला फ्रांस में। और उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए इतिहासकारों की यह बात तथ्यपरक प्रतीत होती है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप मध्यवर्गीय था, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग ही इसके विशेष कारण के रूप में थे। क्रांति का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया और सर्वाधिक लाभ भी इसी वर्ग को प्राप्त हुआ। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सन 1789 की फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की नींव पड़ी तथा मानव अधिकार की रक्षा हुई। साथ ही यूरोप के अन्य देश भी इन विचारों से प्रभावित हुए और वहां भी सुधारों के एक नए युग की सिलसिला शुरू हुआ। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर फ्रांस की क्रांति समाप्त होती है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तरी में फिर से साथ होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।